आपके फियास्को के बाद इमरान तो अभी तक राह रास्त पे मौजूद हैं आसिफ जरदारी साहब एज अ प्रेसिडेंट। कौन से वो स्वाद वाला राह रास्त या कौन से राह रास्त जो कि मुल्क चलाने का, ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ही रिप्रेजेंट्स द फेडरेशन। तो आप वो राह रास्त पर हैं या मुझे ये बताएं कि पहले तो आसिफ जरदारी का काम ही नहीं था चीफ एग्जीक्यूटिव होना। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंट का क्या काम है फैसले करना एज एन एग्जीक्यूटिव। ये तो अब इसका कौन से फैसलों की तरफ इशारा है आपके? सबसे पहले तो 17th अमेंडमेंट को खत्म करना चाहिए था, क्योंकि मुशर्रफ एक डिक्टेटर लेके आया था और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को उसने खत्म करके एक हाइब्रिड सिस्टम बना दिया था। ना प्रेसिडेंशियल फॉर्म था, ना पार्लियामेंट्री फॉर्म था। तो और देखें, एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, आप जब जिम्मेदारी को और अथॉरिटी को अलग अलग कर देते हैं, वो कोई दुनिया का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कामयाब नहीं हो सकता। अब जिम्मेदारी है यूसुफ रजा के पास, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ही इज द हेड ऑफ द हाउस, और अब फैसले आसिफ जरदारी कर रहे हैं, सारे डिसीजन मेकिंग आसिफ जरदारी के हाथ में। ये जो स्ट्रक्चर है ये कभी भी नहीं चल सकता। इसमें गवर्नेंस प्रॉब्लम्स कभी भी हल नहीं हो सकते। दूसरा प्रॉब्लम जो मैं समझता हूं कि आसिफ जरदारी को समझना चाहिए, देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, हम जो अपनी सॉवरेंटी एब्डिकेट कर रहे हैं अमेरिका को, और हम उनको सारा लीवे दिए जा रहे हैं ब्लैक वाटर के। ये आप रिपोर्ट्स पढ़ते हैं हयाताबाद में, सबकी जिम्मेदारी आपको लगता है प्रेसिडेंट जरदारी पर? देखिए ना, आसिफ जरदारी ने लगता है ऐसे है कि सारी पाकिस्तान की सॉवरेंटी एब्डिकेट कर दी है और अमेरिकनों से सारी उम्मीद लगा ली है कि अमेरिका ही हमें बचाएगा। उन्हीं से हम उन्हें कहेंगे डू मोर, हम उनके लिए डू मोर करेंगे, वो शाबाश देंगे और हमें गिव अस मोर करेंगे। मुझे इसके अलावा बताएं कि आसिफ जरदारी ने कौन सी इस्लाहात की हैं पाकिस्तान में, कोई टैक्स रिफॉर्म्स की हैं, कोई रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर की है, मुझे कोई बता दें, कोई गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं, करप्शन कोई कम करवाई है, कोई इन्होंने ऐसे लोग अपॉइंट किए हैं जिससे इदारे मजबूत हों। हर जगह आज पाकिस्तान में गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, करप्शन के रिकॉर्ड्स टूट बैठे हैं, रेवेन्यू और जो उसके अंदर जो खसारा है, कर्जे, आप ये देख लें कि आज पाकिस्तान के तकरीबन 4 ट्रिलियन डॉलर के इंटरनल कर्जे पहुंच गए हैं और 52 अरब डॉलर के एक्सटर्नल कर्जे हैं। और सिर्फ इसी के ऊपर आ जाएं, ये कैसे वापस करेगा? मुझे ये बताएं, कौन सी प्लानिंग हमारे पास है कि अब हम ये कर्जे, आज आधा तो रेवेन्यू कर्जों की किस्तों में वापस जा रहा है। चले वन थिंग एट ए टाइम। फौजिया, इससे शुरू करते हैं कि इमरान कह रहे हैं प्रेसिडेंट ने तमाम जो अथॉरिटी होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर की वो संभाले बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपके पास एक डुअल है बेसिकली हाइब्रिड सिस्टम, जिसकी वजह से इट अफेक्ट्स एवरीथिंग गवर्नेंस से रिलेटेड। इस वक्त सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास हैं। इमरान, कौन सी पावर्स की आप बात कर रहे हैं? ये तो आपकी बात, पहले तो वो यूएन क्या करने जा रहा है, फिर अब इतना बड़ा जो यूएन एक्स्ट्रा He's the head of the state. All the head of the states are invited. Chief executive goes, the chief of executive goes to बेनजीर भुट्टो जाती थी पहले, नवाज शरीफ गया यूएन। ये क्या हुआ कि आप इलेक्टेड गवर्नमेंट में तो हमेशा चीफ एग्जीक्यूटिव जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव जाते हैं। He is the head of the state under the constitution. तो फिर बेनजीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ under the constitution he is the one who can go and represent. He is the symbol of the federation. He can go, but actually जाना तो चीफ एग्जीक्यूटिव को चाहिए ना। No, but everywhere the chief executives go. These are the things. इंदिरा गांधी वो एक जाते बात याद रखिए, आप इस तरह कह रही हैं कि गोया उन्होंने उन तमाम पावर्स को गस्ब किए हैं या उन्होंने वो तमाम पावर्स एक्यूमुलेट किए हैं। He inherited those powers. ये तो नहीं है ना कि 17 अमेंडमेंट उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने 8वीं तरमीम उन्होंने नहीं की थी। ये तो एक सिचुएशन में वो प्रेसिडेंट इस मुल्क के हैं और उन्होंने खुद कह दिया है कि भाई मैं 58(2)B देने को तैयार हूं। और 17 अमेंडमेंट की जहां तक ताल्लुक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कमेटी एक बनी है और जब आप तरमीम करने जाने, तरमीम एक ऐसी चीज है जो आप मतलब मजाक नहीं है, तरमीम एक ऐसी चीज है जिसका इतलाक आपके आइंदा वाली नस्लों तक हो सकता है। यकीन होता है, लेकिन लिहाजा जो तयशुदा थी, लिहाजा जो डेमोक्रेसी में नहीं, जब आप करने जा रहे हैं तो आप कॉम्प्रिहेंसिव करें ना।
जिससे तमाम लोगों को ऑन बोर्ड आप ले सकें। ये थोड़ी तमाम लोगों आपने कह दिया है कमेटी को, एक मिनट फौजिया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और उस कमेटी में तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी है और वो सबके सब अपने अपने है ना सिफारिशात, अपनी अपनी तजावीज दे रही हैं, इसको इस तरह कर लें। दूसरी बात इन्होंने कही है अल-कायदा के हवाले से, लेकिन ना आपने यही आर्ग्यूमेंट्स जब चीफ जस्टिस को बहाल करना था तो उसको रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज आ रहा है, ये पहले पैकेज पे लटकाया रखा और फिर आपने इवेंचुअली कहा कि नहीं जी अब तो आइन में भूल जाओ नहीं, वो माफ कीजिएगा, चलो अगर मैं आपको स्टेटमेंट्स दिखा सकता हूं कि लतीफ खोसा ने और ये दिया कि जी ये बड़ा मुश्किल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये क्रूडली कहना चाह रही हैं, कहूं मैं? हाँ बताएं। बोले। डोगर साहब उसी वक्त गए जब उनका रिटायरमेंट था और रीइंस्टेट भी उसी वक्त हुए जब वो रिटायर हो गए। और दूसरी बात ये कि डोगर साहब को हमने इनहेरिट किया था, हमने नहीं अपॉइंट किया था। आपने रिस्टोर तो करना नहीं था वैसे। नाज़रीन इस पॉइंट he was restored on the day when नाज़रीन other person was retired लेते हैं और फिर इसके बाद गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अयाज आप सुन रहे थे गुफ्तगू, यहाँ ये कहा जा रहा था कि प्रेसिडेंट ने कुछ सूरत हाल ऐसी थी कि जो उन्होंने बेसिकली बने वो 58(2)B के साथ जो पावर्स उनके पास आई वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन में उन्होंने इनहेरिट की, तो उन पर जो तनकीद की जा रही है वो जायज़ नहीं है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो पावरफुल प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे वो इसलिए थे कि वो आर्मी चीफ थे, कोई इख्तियारात आइन से और उनको नहीं मिले थे सवाए सर्विस चीफ्स अपॉइंट करना, गवर्नर्स अपॉइंट करना। चीफ एग्जीक्यूटिव उस आइन में भी शौकत अजीज थे। चीफ एग्जीक्यूटिव यूसुफ रजा गिलानी है और अगर कुछ पावर उससे बढ़ के वो तजावुज करके एक्सरसाइज करते हैं, आसिफ अली जरदारी हैपेंस टू बी द हेड ऑफ द पीपल्स पार्टी, तो उसकी वो वजह है कि जब किसी वजीर को बुलाएं तो वजीर जाते हैं वहां पे कुछ वो करें, वो कन्वीन करते हैं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उसके पास है और ये जो वजीर आजम साहब हैं इन्होंने पूरी की पूरी कोशिश की है कि मोहम्मद खान जुनेजो सानी वो बने। तो बहुत सारी चीजें जो करने को हैं वजीर आजम साहब कर सकते हैं। हुकूमत की नाकामियां मेरा ख्याल लिस्ट बनाई जाए काफी है, नाअहली का भी है, लेकिन उसमें कुछ वजीर आजम साहब को भी शेयर करना चाहिए क्योंकि रोजमर्रा का जो गवर्नमेंट चलाना है वो आसिफ अली जरदारी नहीं चला ले, इंटरफेयर करते हैं, समझते हैं कि मेरी बात मानी जाएगी, पर जैसे हमने देखा वो फ्रांस में जो सफीर मुकर्रर करना चाहते थे वो बात नहीं हुई, कुछ और ऐसे हुए हैं। ये जो सेक्रेटरीज के तबादले जो बड़े थोक के हिसाब से हालिया दिनों में गिलानी साहब ने किए थे वो गिलानी साहब ने किए थे। अगर किसी वजीर ने चीनी का इंपोर्ट वक्त पे नहीं किया तो उसे नजर पहली जो है, जो ताकतवर अपने आप को समझते हैं और ज्यादा बनना चाहते हैं तो वजीर आजम को लेनी चाहिए। करप्शन की जो स्टोरीज हैं रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से, और कोई अगर खुशकिस्मत वजीर साहब हैं जिन्होंने बहुत अच्छा मकान शायद लंदन में ले लिया है, तो ऐसी चीजों को वजीर आजम साहब को भी देखना चाहिए। जहां तक 17वीं तरमीम का ताल्लुक है, 58(2)B तो एक एकेडमिक एक्सरसाइज रह गई है। सब्सटेंटिव बातें जो है सिर्फ ये है सर्विस चीफ्स की अपॉइंटमेंट, गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट, ये जो चीजें हैं प्रेसिडेंट को थोड़ा पावरफुल बनाती हैं। लेकिन ज़ियाउल हक भी जुनेजो के सामने अपाहज हो गए थे। चीफ एग्जीक्यूटिव गिलानी साहब हैं, जो इनकी ताकत है जरदारी साहब की वो पीपल्स पार्टी की वजह से। अच्छा ये बताइए, जो तो आपके कहने के मुताबिक जो प्रेसिडेंट जरदारी की जो परफॉर्मेंस है वो वुड यू से देन के एक जनरली सेटिस्फैक्ट्री है? नहीं, वो जो चीज नहीं कर सके, जो इमरान खान साहब ने थोड़ा ज्यादा जोर दे के कहा, मैं हल्के अंदाज में कहूंगा कि ये जो इस्लामाबाद में 2 सेंटर्स ऑफ पावर बन जाते हैं, एक ईवान सदर, एक वजीर आजम का सेक्रेटेरिएट या दफ्तर, उससे इंतजामी अमूर में कंफ्यूजन पैदा होती है
وہ دور کر نہیں سکے، اور آزادی کے پر جو ہیں گیلانی صاحب نے تھوڑے زیادہ مارنے شروع کر دیے تھے۔ وہ بلا ہو -1 فارمولے کی رومرز کا اور بات کا کہ ان کو بھی تھوڑی ہوش آئی ہے اور انہوں نے اپنے